हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। टेंथ क्लास में आग लगाने के लिए सभी रेडी है भाई। ठीक है, आज आप सभी के लिए अच्छी बात है कि आज हम जो है टेंथ क्लास की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंथ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उम्मीद है कि बच्चों को केमिस्ट्री जो है नाइन्थ में आप सभी ने पढ़ी होगी। वहां पर जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े थे उन सब का हम जो है टेंथ क्लास में जो है रिवीजन भी करेंगे साथ में, और उसको समझेंगे भी दोबारा से अगर कोशिश हुई। ठीक है। और जो बच्चे नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ के आए हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे सभी टॉपिक्स को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे ने नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी थी तो एक बार उसका रिवीजन कर ले। विद इन 1 आवर आपका वो रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास की साइंस, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये चैप्टर? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो है नाइन्थ क्लास तक कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ी थी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे टेंथ में पढ़े, चाहे इलेवेंथ में पढ़े, चाहे ट्वेल्थ में पढ़े, इवन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर हर जगह आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें सभी टॉपिक्स जो हम सीखेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि ये आज जो है केमिकल रिएक्शंस हम जो करेंगे वो एक बेसिक जो बेसिक तैयार करेगा आपका अब हायर स्टडीज तक। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। भाई ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हर टॉपिक जो हम करेंगे वो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने नाइन्थ क्लास में भी बात करी थी कि कुछ चेंजेस जो है वो फिजिकली होते हैं और कुछ चेंजेस केमिकली होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो हमारे रिवर्सिबल होते हैं। वो हमारे कलर में हो, मतलब शेप में हो सकते हैं, मास में हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो वो इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जब होता है तो जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ एक नया प्रोडक्ट हमारा मिलकर आता है। ठीक है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन एक गैस होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस होती है। हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो हमारे पास जो है वाटर आता है। क्या आता है भाई? वाटर आता है। देखो, हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और वाटर हमारा लिक्विड में तब्दील होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लेमेबल होती है, मतलब ये आग लगा सकती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो भी आग लगाती है। लेकिन वाटर की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये आग नहीं लगाता, ये बल्कि आग बुझाता है। तो इसी तरह ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, मैं बस कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके थ्रू कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है। जब केमिकल चेंज होता है तो उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी यूनिक होती है, जो हमारे रिएक्टेंट्स थे। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, उसके बारे में जानेंगे हम। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं। जैसे कि यहां पर किसने पार्ट लिया है? इन दोनों ने पार्ट लिया है, तो ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। वो दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और उन रिएक्टेंट्स के माध्यम से जो भी चीज हमें मिलेगी, जो सब्सटेंस उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। तो जो न्यू सब्सटेंस इसमें हमें बनते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या बनते हैं? प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था कि हमने समझा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और उनमें क्या चेंजेस होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसमें मिल सकती है, जिनके बिहाफ पर हम जो है ये बोल सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये इजी है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में देखा गया है। ठीक है, तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई केमिकल रिएक्शंस के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो एक्सप्लेन अगर करना आ गया तो आपको उनके बारे में पता भी होना चाहिए, उनकी हेडिंग्स मतलब वो क्या क्या होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक, वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम पहला कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। ठीक है, गैस का इवॉल्व होना मतलब कि जब कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उनके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो है एक गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, गैस भी रिलीज होती है। इसका जस्ट सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, इसका जस्ट सिंपल सा एग्जांपल, आओ भाई बैठो, भाई बैठो, कोई नहीं, आओ बैठो। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इधर हम देखें तो अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूं, अगर मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक की कुछ कीले या कुछ छोटा सा पार्ट उसके साथ अगर मैं रिएक्ट करवा देता हूं, जिंक जो है हमारा, जिंक के साथ रिएक्ट करा देता हूं, तो उसमें जो प्रोडक्ट निकलेंगे उसमें हमारी एक हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। देखो, मान लो एक फ्लास्क है हमारे पास और इसमें हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ऑलरेडी। ठीक है, और इधर हमने यहां पर जो है जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स हमने यहां डाल दिए भाई, मान लो। ओके, तो यहां से छोटे छोटे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो बबल्स होते हैं यही क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोजन गैस होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल बनता है किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। मतलब कि अगर कहीं पर कोई गैस रिलीज हो रही है, कोई गैस बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर केमिकल रिएक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड जो है हमारा चेंज इन कलर, क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो कलर में भी जब चेंजेस होते हैं तो हमारे जो है हम कहते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होने के पूरे चांसेस है। जैसे कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले ले, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप सब जब अपनी लैब्स में देखेंगे तो वो जो है ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में लेना है, इसको जैसे ही सॉल्यूशन की फॉर्म में लोगे तो ये ऑरेंज कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। और इसको जैसे ही आप रिएक्ट मतलब इसको जो है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो गैस है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस के साथ पास करोगे तो इस मतलब इसमें से जैसे ही सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो गैस है हमारी, सल्फ्यूरिक सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है इसमें से पास करोगे तो ये जो सॉल्यूशन था पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये आपका जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर कभी आप कहीं पर कोई कलर चेंज देखते हैं तो इसका मतलब वहां पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई होगी, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। ठीक है, ये तो बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर है। क्या है, अब सभी जो है दिवाली पर जो है किसी ना किसी के घर में जो है सफेदी वगैरह होती है। ठीक है, जिसको व्हाइट वॉशिंग बोल देते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, पुताई बोल देते हैं देसी भाषा में हम भाई। ठीक, तो उस पुताई के दौरान हम एक पाउडर लेके आते हैं।
ठीक है, उस व्हाइट वॉशिंग में हम एक पाउडर लेके आते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? क्विक लाइम। ये जो नाम होते हैं ना, ये जो है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोला जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है भाई वंश? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बेटा उसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। क्या बोला जाता है? क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, लास्ट 9th क्लास में जो है हमने कंपाउंड बनाना सीखे थे, तो ये कंपाउंड वहीं वहीं से हमने बनाया है। ठीक है, तो भाई जैसे ही इस क्विक लाइम में आप पानी डालोगे या फिर पानी में इसको डालोगे, तो जो पानी नॉर्मल टेम्परेचर, अब देखो दिवाली के टाइम पे जो थोड़ी ठंड होती है, तो जो पानी आपका ठंडा भी होता है नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे ही ये पानी में क्विक लाइम डालोगे, ठीक, तो वो साइड से जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे तो उस बाल्टी में जो पानी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज मिलेगा और वो थोड़ा सा वार्म मिलेगा। क्या मिलेगा? वार्म मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। कौन सी? उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसी वजह से जो है उसका टेम्परेचर राइज हो। इसका मतलब क्या? अगर कहीं पर किसी चीज का जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई होगी। वहां पर भी जो है एक केमिकल रिएक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर चेंज इन स्टेट। क्या? चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट अगर देखें हम, वैसे चेंज इन स्टेट जो है बहुत इजी ऑब्जर्व करना है। घरों में जो है हमेशा आप उसको देखते होंगे। कैसे देखते होंगे? जैसे ही आप दूध लोगे, दूध में कुछ भी खट्टा मिलाकर उसको गर्म करोगे तो वो किस में तब्दील हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? पनीर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पनीर में। मतलब कि जो हमारा दूध है वो लिक्विड था और पनीर क्या होता है? सॉलिड। मतलब कि चेंज इन स्टेट वहां पर हुआ है। क्या हुआ है? चेंज इन स्टेट हुआ है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल, वो तो हम बेसिकली बहुत जगह देखे, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। क्या? बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल मतलब वैक्स, जो कैंडल होती है हमारी, वैक्स जो होती है उसमें, उसको अगर बर्न करते हैं तो ठीक है, उसको बर्न करने पर उसका कंबशन, कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाना। क्या करना? किसी भी चीज को जलाना। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जलाना। तो इसको हम लिख देते हैं कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स। तो जब आप कैंडल वैक्स का कंबशन उसको जलाते हो तो उसमें से दो चीजें, क्योंकि कैंडल वैक्स क्या होती है? सॉलिड होती है। क्या होती है? सॉलिड होती है। और जैसे ही उसको जलाओगे तो उसमें से पानी आता है प्रोडक्ट के तौर पे, मतलब वाटर आता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आती है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। तो देखो यहां पर जो है सॉलिड रिएक्टेंट था और उससे प्रोडक्ट जो बने हैं वो कौन से बने? लिक्विड और गैसियस बने हैं। इसका मतलब नहीं बेटा, बर्निंग बोला है, पिघलना नहीं बोला, मेल्टिंग नहीं बोला मैंने। मेल्टिंग अलग चीज होती है। जब आप कैंडल को, वो जो ऊपर उसके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको जब जलाओगे तो वो धीरे धीरे बस पिघलती है। बर्निंग नहीं बोला मैंने। जब वो बर्न होती है तो ये दो चीजें लेकर आती है वो। ठीक है, बर्निंग अलग प्रोसेस है, कंबशन उसका अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि भाई अगर कहीं पर किसी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पॉसिबिलिटी है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब अगर वंस मैं तुमसे पूछूं बेटा कि अगर हम आइस को पिघला दे, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दे, तो क्या वो एक केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एक फिजिकल रिएक्शन है। बिल्कुल, वो एक फिजिकल चेंज है। क्या है वो? एक, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। अब लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस के दौरान जो है केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदली, क्योंकि आइस का भी, हाँ, आइस का भी फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और पानी का भी फॉर्मूला, लिक्विड का भी फॉर्मूला क्या आ रहा है? H2O। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंज नहीं आया है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार देखा भी गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो है ये चार तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर ये चार चीजें हम इनमें से कोई चीज ऑब्जर्व करें तो वहां पर पॉसिबिलिटी है
पॉसिबिलिटी है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुई होगी। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो तब जब भी कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, चाहे वो बोला हो या ना बोला हो। ठीक है, वो कंपलसरी हो जाता है कि भाई वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखी जानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में केमिकल इक्वेशंस हमें लिखनी है, हर आंसर में हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी और वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। इससे अच्छा है कि हम उस बैलेंसिंग को सीख ले अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम बैलेंसिंग टॉपिक के साथ।